बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज से हमने एक नया सिलेबस स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि है आपका क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दिव्यांगों के लिए और शारीरिक शिक्षा व खेल। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सभी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं और सभी क्वेश्चन में आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दिखाऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। ये वन शॉट वीडियो है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आप कोई और वीडियो नहीं देखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स आप इस चैप्टर से गेन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों चैप्टर का नाम है कि दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा व खेल। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनेगा रूपांतरिक शिक्षा को लेकर। ठीक है, बेसिकली रूपांतरिक शिक्षा से लेकर दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि रूपांतरित शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जो संगठन है वो कौन कौन से, उनका वर्णन करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा 5 या 6 मार्क्स में, जैसे आपके आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछेगा स्पेशल ओलंपिक इंडिया किसे कहते हैं, कि विशेष ओलंपिक भारत, इसका वर्णन कीजिए। डेफ ओलंपिक का वर्णन कीजिए, पैरालंपिक्स का वर्णन कीजिए। ये सभी अलग अलग से इसी में पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा जो रूपांतरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन है ये 3 संगठन है। अब हमें इन्हीं का ही वर्णन करना है। तो वर्णन कैसे करेंगे उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल ओलंपिक इंडिया को। ठीक है, या फिर इंडिया नहीं, यहाँ पे भारत करेंगे हम। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत। अब देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे भारत किया है क्योंकि इंडिया जो था इसका 1987 में नाम पड़ा था, लेकिन हमें भारत के बारे में बताना है तो 2001 में इसका नाम बदल के विशेष ओलंपिक भारत रखा गया था। तो अगर आप ये इंडिया नहीं याद रखना चाहें तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि 2001 में जो विशेष ओलंपिक भारत था इसका निर्माण हुआ था। यह भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है। क्या है? खेल महासंघ है। यह बौद्धिक रूप से दुर्बलता वाले बच्चों एवं वयस्कों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। यानी कि ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत है ये किसके लिए आयोजित होता है? जो बौद्धिक रूप से दुर्बल हैं ऐसे बच्चों और वयस्कों के लिए। अब इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो समग्र विकास और प्रशिक्षण, यानी कि जो बच्चे दुर्बल हैं बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनका समग्र विकास करें और उनको प्रशिक्षण किया जाए खेल के लिए। एक रोल मॉडल बनाया जाए और उन बच्चों को प्रेरित किया जाए। साथ ही साथ जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि आप जो है वो बच्चों को खेल किस तरह से सिखा सकते हैं। ओलंपिक आंदोलन, मूल्य, मानक, समारोहों और घटनाओं को प्रदर्शित किया जाए। यानी कि ओलंपिक खेलों से संबंधित जो भी आंदोलन होते हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए। जो वयस्क बच्चे हैं, ठीक है, जो मूल्य है उसके, क्या इसके मानक हो सकते हैं, जो समारोह होते हैं, जो घटनाएं होती हैं विशेष ओलंपिक इंडिया की, उन सभी को हमें इन बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक इंडिया ये होता है, सॉरी स्पेशल ओलंपिक जो भारत है उसके बारे में सिंपल सा समझ में आ गया। दूसरा आ जाता है, अभी देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये क्या करती है कि अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करती है और अंतरराष्ट्रीय खेलों में उन्हें प्रशिक्षण देती है, अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए। अब कुछ यहाँ पे कह सकते हैं टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स को याद रखना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कुछ डाटा लिखते हैं तो टीचर का ना एक अलग से अट्रैक्शन जाता है आपकी कॉपी पर, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो भारत में सन 2002 के पश्चात स्थापना कब हुई थी? 2001 में, यानी कि नाम चेंज हुआ था। तो 2002 में लगभग 23,750 जो प्रतिभागी थे उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था। ये संख्या जो थी वो 1987 से लेकर 2000 तक 671 ओलंपिक भारत एथलीट ने 7 ग्रीष्मकालीन व 5 शीतकालीन विश्व खेलों में भाग लिया। इन्होंने 276 स्वर्ण पदक, 265 रजत पदक तथा 23 कांस्य पदक जीतकर गौरव हासिल किया। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि कब कब कितने कितने जो पदक जीते गए, कौन कौन सा और कितने आयोजित हुए थे। आज लगभग देश में 1 मिलियन एथलीट्स में वो इस संस्था के सदस्य हैं और लगभग 84,950 प्रशिक्षक, यानी कि अगर हम बात करें तो अराउंड 85,000 जो है वो यहाँ पर जो प्रशिक्षक है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर्स जो है वो 85,000 यहाँ पे काम करते हैं। और ये संस्था खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करती है। तो ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स हो गए। अब हम बात करते हैं डेफ ओलंपिक की। ठीक है, डेफ ओलंपिक तो ये क्या होता है? तो देखो डेफ ओलंपिक जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1924 पेरिस में। डेफ ओलंपिक बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने विश्व में से सबसे बड़े आयोजन, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो बधिर हैं, ठीक है, उन खिलाड़ियों के लिए ये आयोजित किए जाते हैं जो कि विश्व में सबसे
बड़े होते हैं। इनका आयोजन वज्रों के खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। यानी कि सिंपल सा आपको क्या क्या याद रखना है, 1924 में इनकी शुरुआत हुई, ठीक है। जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है और ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। सिंपल से याद रखेंगे। बात करें इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य हो जाएंगे कि खेलों के माध्यम से ये समानता को सुनिश्चित करते हैं। डेफ ओलंपिक्स जो है वो सफलतापूर्वक इनके आयोजन की निगरानी करते हैं। खेल के अवसरों और प्रतियोगियों की जो प्रतियोगिता है, ठीक है, उसमें जो भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं उनके विकास में ये योगदान देते हैं। शैक्षिक, सांस्कृतिक अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियां जो है उनको ये प्रोत्साहित करते हैं। ये तय करते हैं कि ड्रग मुक्त खेल का वातावरण पूरी तरीके से लागू हो सके, भेदभाव के बिना सभी एथलीट जो है वो बाहर आए और अपने खेल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेफ ओलंपिक्स। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं पैरालंपिक की। तो पैरालंपिक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इसको भी समझेंगे। तो यह खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक है। यानी कि ऐसे कौन से खेल हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किए जाते हैं? पैरालंपिक, ठीक है। सर्वप्रथम पैरालंपिक 1960 में रोम में शुरू हुए थे। इन खेलों का मुख्यालय वोन, जर्मनी में, ठीक है। सबसे पहले जो पैरालंपिक खेल थे वो कहाँ पे शुरू हुए थे? 1960 में रोम में, लेकिन इनका मुख्यालय कहाँ पे है? वोन, जर्मनी में। इसके उद्देश्य की हम बात कर लें तो उद्देश्य में देखेंगे ये खेल के जो अवसर होते हैं और जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको बढ़ावा देते हैं। सभी स्तरों पर और सभी जो खेल हैं, खेल संरचनाओं में गंभीर दिव्यांगता वाले जो एथलीट हैं उनको उचित अवसर उनके लिए विकसित भी करती है। यानी कि देखिए क्या करते हैं, खेलों में जो अवसर हैं और जो प्रतियोगिता है उसको, जो प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा देती है। साथ ही साथ हर स्तर पर ये देखते हैं कि सभी दिव्यांगता वाले जो एथलीट्स हैं उनको उचित अवसर मिल सके। प्रत्येक पैरालंपिक्स खेल में खेल संघ के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में बढ़ावा देते हैं। यानी कि जितने भी जो पैरालंपिक्स खेल होते हैं, ठीक है, ये पैरालंपिक्स खेल संघ, देखिए खेल तो अलग हो गए, अब संघ जो है इनका वो क्या करता है, अपने आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल के आंदोलन के रूप में बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जो एथलीट्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें। निष्पक्ष खेल भावना पर बल देना, यानी कि ऐसी भावना जिस पर सिर्फ और सिर्फ खेल पे ध्यान हो, बाकी किसी को चोट वगैरह पहुंचाने पे ध्यान ना हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। सबसे पहले विशेष ओलंपिक भारत, इसके उद्देश्य, स्पेशल ओलंपिक भारत के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, डेफ ओलंपिक्स के जो उद्देश्य हैं, उसके बाद पैरालंपिक ये उद्देश्य। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन इंग्लिश में। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल फिजिकल एजुकेशन, या फिर ऐसे पूछेगा डिस्क्राइब स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया, डिस्क्राइब द डेफ ओलंपिक्स, डिस्क्राइब पैरालंपिक्स। तो सबसे पहले आप किसका वर्णन करेंगे? सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक इंडिया का, यहाँ पे हाँ इंडिया ही लिखेंगे। उसके बाद फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। फिर इसके स्पेशल ओलंपिक इंडिया के कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। देन डेफ ओलंपिक्स क्या है और इसके जो पर्पस है या फिर जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन आता है पैरालंपिक्स, तो पैरालंपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे स्पेशल ओलंपिक इंडिया, उसके अदर पॉइंट्स, डेफ ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। सिंपल सा आपका यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किन किन नियमों का या फिर किन किन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, वर्णन कीजिए। तो सिंपल सा आपको क्या बताना है कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, यदि हमें इसे और प्रभावी बनाना है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? तो देखो उत्तर यहां से हम लिखेंगे कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा दिव्यांग बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित, संतुष्टिदायक और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभव प्रदान करती है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या करती है? वे बच्चे जो दिव्यांग है उन्हें सुरक्षा, उन्हें संतुष्टि और शारीरिक क्रियाओं का एक अनुभव प्रदान करती है। अब इसके सिद्धांत बहुत सारे हैं। सबसे पहले सिद्धांत है चिकित्सक परीक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि रूपांतरित शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सक परीक्षण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि विद्यार्थी जो है उसके शरीर के अंदर किस प्रकार की असमर्थता, यानी कि वो किस प्रकार की उसके अंतर्गत निगेटिविटी छाई हुई है, एक जो शरीर से संबंधित है बॉडी प्रॉब्लम, वो कौन सी है। अतः विद्यार्थियों का पूर्ण चिकित्सक प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा आता है कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, अर्थात जो कार्यक्रम हुआ वो विद्यार्थी की रुचियों के विद्यार्थी जो है
दिव्यांग बच्चे उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार और उनके जो पूर्ण अनुभव है उनके अनुसार आधारित होने चाहिए। जो अध्यापक है उन सभी को उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अब आगे आते हैं, 2-3 और पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। यानी कि देखिए रूपांतरित शिक्षा के लिए क्या जरूरी है कि विद्यार्थियों को उनकी असमर्थता के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान करने चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी है वो जिस चीज में असमर्थ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई दिव्यांग है देख नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है, तो उस किसी के लिए व्हील चेयर, किसी के लिए जो पहिए वगैरह होते हैं, चश्मे वगैरह, ये सभी होने चाहिए। तो ऐसी आवश्यकता के अनुसार जो उपकरण है वो व्यक्ति के लिए उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि दृष्टि संबंधित जो क्षति वाले विद्यार्थी हैं उनको ऐसी गेंदें दी जाए जिनमें घंटियां बंधी हो, ताकि जब बॉल फर्श पर लुढ़के तो आवाज उत्पन्न हो और विद्यार्थी आवाज को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी को समझ सकें। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों की गति क्षमताएं सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच भी सीमित करने चाहिए। यानी कि देखिए जो बच्चे हैं उनका जो क्षेत्र सीमित है, जिस हिसाब से उनकी जो असमर्थता है, यानी कि वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए खेल क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। भाषा अक्षम बच्चों को खेल के बीच में आराम भी देना चाहिए, क्योंकि वे उच्चारण में अधिक समय लेते हैं और उनका क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। यानी कि वे बच्चे जो सही से बोल नहीं पाते हैं तो बीच बीच में, खेल के बीच में उन्हें क्या करना चाहिए, आराम देना चाहिए, ताकि वो अपना उच्चारण जो है, जो बोलने की प्रक्रिया उसको, उसके लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकें और दोबारा से अच्छे से बोल सकें। फिर आते हैं विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी कौशल को सीखने के अतिरिक्त समय, प्रयास, अतिरिक्त मैदान 1 अंक के स्थान पर 2 अंक दिया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि देखिए अगर रूपांतरित शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है तो हमें विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन करना होगा। जैसे कि अगर हमें किसी भी विद्यार्थी को कौशल सिखाना है, ठीक है, तो हमें उसे अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, हमारी तरफ से उस बच्चे को सिखाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, उसे एक अच्छा मैदान प्रोवाइड कराना होगा। अगर वो सही कर रहा है तो उसे अब हम जहाँ पे 10 अंक देते हैं, उस 10 अंक की जगह हम उसे 13 या 14 अंक दे सकते हैं, ताकि वो जो बच्चा है इन अंक को देख के और अधिक प्रोत्साहित हो और अच्छा कर सके। तो इस तरह से हम जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसको और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब समझिए इसे इंग्लिश में। What principles and rules are required to be followed to make the modified physical education effective? Give details. तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड लिखेंगे इक्विपमेंट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट। देन डी लिखेंगे स्पेशल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। द लास्ट, द रूल शुड बी amended according to the needs of the students। इस तरीके से आप ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे। समझ में आएगा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमसे पूछा गया है विशेष शिक्षण, जो शिक्षण है उसमें शिक्षक के योगदान पर विकास डालिए, मतलब प्रकाश डालिए। यानी कि जो विशेष शिक्षण होता है उसमें किसी शिक्षक का योगदान क्या होता है, तो समझिए कैसे करेंगे। तो विशेष शिक्षण का यानी कि किसी भी बच्चे को जब आप एक पर्टिकुलर विशेष शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा में जो एक शिक्षक होता है उसका क्या योगदान है, तो ऐसे समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करना, जिससे वे अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सके और अपने प्रशिक्षण का नियोजन कर विकास कर सके। यानी कि जो विशेष शिक्षण है उसमें शिक्षक क्या कर सकता है कि सबसे पहले विद्यार्थियों का कौशल देखेगा कि उसका कौशल क्या है, ठीक है, यानी कि वो किस चीज में परफेक्ट है और उसे हम क्या सिखा सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ही वो जो लेसन्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं उनका निर्माण करेगा, जो लेवल्स होते हैं उनका निर्माण करेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक अलग से शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा जो वो देख नहीं पाता है, ब्लाइंड है, ठीक है, कोई चल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग जो शिक्षा के कार्यक्रम है वो विकसित किए जाएंगे। एक विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार क्रियाओं की योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को आयोजन करना और उन्हें बांटना। यानी कि जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों की जो अपनी अपनी क्षमताएं हैं उन्हीं के अनुसार उनके लिए एक योजना बनाई जाएगी,
उसका आयोजन किया जाएगा और उन्हें जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए, यानी कि जो कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनको लागू किया जाए, और विद्यार्थी के प्रदर्शन मतलब बच्चे जो है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज में उसका भी आकलन किया जाए, साथ ही साथ उनके उन्नति का रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरी ओर क्या कर सकते हैं कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का पूरे साल नवीनीकरण, यानी कि मान लीजिए आपने एक ऐसा बच्चा है जो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए आपने कोई कार्यक्रम बनाया, ये बच्चा जो है वो देख नहीं सकता है, इसके लिए आपने एक कार्यक्रम बनाया, तो आपको क्या करना है, इसे हर वीक में, ठीक है, या तो आप कर सकते हैं एक वीक, या तो आप कर सकते हैं 1 मंथ, तो आपको इस तरीके से उस योजना का नवीनीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि विद्यार्थी की जो उन्नति है, जो लक्ष्य है वो अच्छे से निर्धारित की जा सके। तो आपको समझ में आ गया कि एक विशेष शिक्षण में शिक्षक का क्या योगदान होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप समझिए इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा टू लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर, यानी कि आपको प्रकाश डालना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर क्या हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे इजीली लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इन सभी को, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में हमसे पूछा गया है एकीकृत व समग्र शिक्षा, इसके सिद्धांतों की हमें व्याख्या करनी है, यानी कि एकीकृत शिक्षा क्या है और समग्र जो शिक्षा है इसके कौन कौन से सिद्धांत है वो हमें समझाना है। तो बेसिकली 6 सिद्धांत है इसके। सबसे पहला सिद्धांत देखिए क्या है कि यह शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उपविषयों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो एकीकृत व समग्र शिक्षा है ये शिक्षा विभिन्न उपविषय, ठीक है, उपविषय जो होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। सभी व्यक्ति जो है यानी कि सभी दिव्यांग बच्चे जो है उनकी जो आवश्यकता होती है, जो नेसेसरी होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये जो सिद्धांत है वो वर्तमान व भावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने में सक्षम होने चाहिए, यानी कि आने वाली अभी की वर्तमान की जो प्रॉब्लम्स है और आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए। फोर्थ लिखेंगे इसे पुष्टि सुयोग्यता को विकसित करने योग्य होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें उन्हें और अधिक योग्यता भरने के लिए, उनकी जो योग्यता है उनको पूर्ति करने के लिए, उन्हें और अधिक सफल बनाने के लिए ये सिद्धांत होने चाहिए। इससे व्यक्तियों का सामाजिक व भावनात्मक विकास को सीखने के योग्य होना चाहिए, यानी कि सिद्धांत जो है वो ऐसे हों ताकि एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक और जो भावनात्मक उसका विकास है वो इजीली तरीके से कर पाए। इसे शारीरिक शिक्षा की व्यापक एवं गहरी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि ये सिद्धांत ऐसे होना चाहिए जो व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो एक छोटी से छोटी और गहरी से गहरी जो जानकारी है वो प्राप्त करने में सहायता कर सके। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फिजिकल एजुकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सभी को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न में से आपके बहुत सारे प्रश्न निकल के सामने आएंगे। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किन्हीं 2 पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। कोई 2 पेशेवर, जैसे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक है, ठीक है, वाक चिकित्सक है, और यहाँ पे आगे देखिए परामर्शदाता है, व्यावसायिक चिकित्सक है, ये सभी मैं आपको इजीली तरीके से सभी के सभी अभी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षक की, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका क्या योगदान होगा। तो देखो भाई एक नियम था 2016 का, क्या नियम था कि शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक है उन्हें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी कि CWSN, ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनके लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2016 में, जिससे ये कहा गया था कि जो शारीरिक शिक्षा वाला विषय है उसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, तथा उन्हें सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को कराया जाएगा, यानी कि जो गतिविधियां बच्चे करते हैं नॉर्मल वो गतिविधियां कराई जाएंगी, और किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यक जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। यानी कि अधिनियम 2016 कहता है कि शारीरिक शिक्षा के जो विषय हैं उसमें पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी योग्यता के अनुसार, और उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही गतिविधियां कराई जाएंगी।
ठीक है, और इसके लिए हो सके तो विशेष उपकरण की भी आवश्यकता ये करवाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाल संबंधी खेल, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो, गति, शक्ति, तालमेल संबंधी क्रियाओं में वृद्धि हो सके। यानी कि जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है कि ये क्या कर सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो खेल है वो अलग से तैयार कर सकते हैं, जिसमें उनकी जो गामक क्रिया है जैसे कि गति है, शक्ति है, तालमेल संबंधी क्रिया है, इनमें वृद्धि हो सके। शोधकर्ता जो थे उन्होंने ये देखा कि बॉल बॉल फेंकना, बॉल को पकड़ना, घूमना, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि मांसपेशियों में शक्ति की जो शक्ति होती है उसको वृद्धि करती हैं। तो एक शारीरिक शिक्षक बच्चे के अभिभावक एवं चिकित्सक की मदद से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार कर सकते हैं एवं चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया एक शारीरिक शिक्षक की क्या विशेषता हो सकती है। आगे बढ़ जाएं, अगला देखते हैं परामर्शदाता। तो परामर्शदाता की यहाँ पे क्या जो कह सकते हैं कि योग्यता नहीं, ये है भूमिका क्या हो सकते हैं। तो देखो भाई परामर्शदाता की भूमिका, परामर्शदाता जो है इसकी सहायता से एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर बढ़ती है। यानी कि जो कंसल्टेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें पॉजिटिव वेव भरते हैं इन बच्चों में, ठीक है, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो इनके जो बच्चे होते हैं यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें वृद्धि होती है, इनका विकास की दर बढ़ने लगती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है वो सिखाए जाते हैं और उन्हें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक तालमेल में उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, परामर्शदाता जो है उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजन भी करते हैं। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक की जो भागीदारी होते हैं उसको भी सुनिश्चित करते हैं। विद्यालयों के अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श लेते हैं तथा ये उनके सहयोग से ये जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले उनके अनुसार एक वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसको उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब ये लाइन चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे इस पॉइंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक कंक्लूजन है लास्ट वाला कि अन्य विद्यालयों समाज के अन्य पेशों की विशेषज्ञ जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, भौतिक चिकित्सक आदि के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करनी चाहिए। परामर्शदाता विद्यालयों में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा आवश्यकता होती है उनकी रुचि बनाते हैं, सूची बनाते हैं, समय समय पर उनकी पहचान करते हैं और उनके लिए शिक्षा की जो क्या क्या योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए उसका निर्धारण भी करते हैं। तो ये हो गया एक परामर्शदाता का योगदान, सिंपल सा। अब आ जाता है व्यावसायिक चिकित्सक, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए जो चिकित्सक है इसका क्या योगदान होगा। तो देखो भाई सबसे पहले तो स्वयं की देखरेख, यानी कि व्यावसायिक चिकित्सक जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी रोजमर्रा यानी कि दिनचर्या के कार्य जैसे कि खाने को खाना, कपड़े पहनना, नहाना, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो स्वयं और आसानी से कर सके। तो ये किसके द्वारा होता है, व्यावसायिक चिकित्सक के द्वारा। खेलों में खेल खेलने में सहायक, यानी कि ये जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं ये बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खिलौनों के आकार, आकृति, गति, रंग में परिवर्तन कर उन बच्चों के लिए खेलने योग्य भी कौन बनाता है, व्यावसायिक चिकित्सक। फिर आता है थर्ड, विद्यालय की क्रियाओं में सहायक, यानी कि एक व्यावसायिक चिकित्सक है जो वो बच्चे को निरंतर विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करता है तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए मेज, उनके लिए कुर्सी, लिखने की सामग्री, इन सभी की जो है वो बदलाव करता है कि इन बच्चों को इस तरह से हम पढ़ाएंगे तो ये अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ है रहन सहन का वातावरण में बदलाव। तो व्यावसायिक चिकित्सक क्या कहते हैं कि मुख्य रूप से उनके घर, विद्यालय और जो खेलने के मैदान होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा समय समय पर क्या करते हैं, बदलाव करते रहते हैं ताकि वो बच्चे जो है इनका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। फिर आता है विशेष पट्टियां बनाना। तो एक व्यावसायिक चिकित्सक जो है वो विशेष बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की जो पट्टियां होती हैं उनको भी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो व्यावसायिक चिकित्सक की ये सभी भूमिकाएं यहाँ पे हमें देखने को नजर आती है। सबसे आखिरी आ जाता है वाक चिकित्सक। तो वाक चिकित्सक यानी कि बोलने से संबंधित है। तो सबसे पहला है
भाषण की अभिव्यक्ति। तो जितने भी बच्चे जो है वो दिव्यांग हैं, उनके लिए भाषण की अभिव्यक्ति जो कि जीभ, होठ, जबड़ा और तालु के समन्वय से होती है, जिससे अलग अलग प्रकार के शब्दों की ध्वनि निकलती है। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो अलग अलग जो मेरे जीभ है, होठ है, जबड़ा है और तालु है, इन सभी के समन्वय से अलग अलग जो शब्द है वो निकलते हैं। वाक चिकित्सक बच्चों की जो भाषण की अभिव्यक्ति होती है उसको सुधारने में सुझाव देता है। प्रभावित भाषा कौशल। तो एक वाक चिकित्सक बच्चों को बोलने के साथ साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने की कला को सिखाता है, जिससे कि उनके जो हाव भाव है उनको आसानी से समझा जा सके। थर्ड है श्रवण कौशल में सुधार। वाक चिकित्सक क्या करता है कि एक बच्चा जो है उसकी सुनने की जो क्षमता है उसको विकास करने में सहायक करता है, ताकि वो सभी की बातों को अच्छे से सुन सके एवं वह नवीन शब्दावली को विकसित कर सके। यानी कि जब वो नए शब्दों को सुनेगा तभी तो नए शब्दों को वो आगे बोल सकेगा और छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से उनके उत्तर दे सके एवं अपने सहपाठियों से जो अपने उसके दोस्त हैं उनसे आसानी से बातें भी कर सके। ठीक है। फिर फोर्थ है वाक पुटता। तो एक वाक चिकित्सक हकलाने संबंधी जो दोष है, जैसे कि रुक रुक कर बोलना, शब्दों को दोहराते जाना, शब्दों की ध्वनि को बढ़ा देना और चेहरे की, गले की, कंधे की, त्वचा जो है इसमें खिंचाव होना, तनाव होना आदि जो दोष है, इन सभी को दूर करने के लिए वाक चिकित्सक एक अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है आवाज और गूंज। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें खांसी, जुकाम या फिर बुखार वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में अधिक बोलने और अन्य कारणों से जो बच्चे हैं उनकी आवाज में एक विशेष प्रकार की गूंज आ जाती है। तो जो वाक चिकित्सक है वो क्या कहते हैं, इसको ठीक करने में उस बच्चे की सहायता करते हैं। सिंपल सा। तो आपको समझ में आ गया वाक चिकित्सक का क्या क्या योगदान हो सकता है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक बार सभी पॉइंट्स दोबारा से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा शारीरिक शिक्षक का क्या योगदान है। सेकंड हमने देखा परामर्शदाता का क्या योगदान है। थर्ड हमने देखा व्यवसायिक चिकित्सक का क्या योगदान है एंड द लास्ट हमने देखा वाक चिकित्सक का क्या योगदान। ठीक है। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी टू प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है इसका यहाँ पे क्या योगदान होता है इसके बारे में आप लिखेंगे। देन सेकंड जो है वो कंसल्टेंट, इसका क्या योगदान होता है इसके बारे में आप लिखेंगे। देन थर्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसका क्या योगदान है इसके बारे में आप लिखेंगे। देन लास्ट स्पीच थेरेपिस्ट, ये सभी आप लिख देंगे। तो सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का, सेकंड कंसल्टेंट, थर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, देन लास्ट स्पीच थेरेपिस्ट। अब हमारी इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है जो मुझे शायद आपको सबसे पहले बताना चाहिए था। ये आपका पहला टॉपिक है कि पैरालंपिक्स खेलों के प्रारंभ, उद्भव, यानी कि खेलों के प्रारंभ के बारे में, उद्भव के बारे में आपको संक्षेप में एक छोटा सा नोट लिखना है। तो नोट कैसे लिखेंगे, देखो यहां से उत्तर हम शुरू करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लाखों को काफी भीषण पीड़ा से, देखिए यहाँ पे क्या है, लाखों जो लोग थे, यहाँ पे लोग गायब है, जो लाखों लोग थे उनको बहुत ही भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा था और काफी लोग इस युद्ध की भीषणता को अभी भी जब वर्तमान में कांपते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका जो परिणाम था, उसके दौरान जो कार्य हुए थे, जो मौतें हुई थी, जो हिंसा फैली थी, जब उसको याद करते तो लोगों की रूह कांप जाती है और ये युद्ध काफी दर्दनाक समझते थे। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था सर लुडविग गल्टमैन। इन्होंने 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग जो लोग थे उनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो कि सफल रहा और इसको काफी सराहा गया। इसी से प्रेरित होकर 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान लोडिंग गटमान, क्या नाम है, यह है लोडिंग गटमैन और यह है लोडिंग गटमान, इन्होंने करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया और इन खेलों को पैरालंपिक्स का नाम दिया। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संस्था जो कि समर और विंटर ओलंपिक खेलों को आयोजन करती है, जिसका मुख्यालय जर्मनी बॉन में है। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक का चिन्ह, सिंबल 3 रंग लाल, नीला, हरा, ये सभी सम्मिलित हैं और इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका प्रारंभ और उद्भव किस तरह से हुआ है पैरालंपिक्स का। तो देखो याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, जब इसमें लोग जो थे इसकी हिंसा से काफी डर गए थे, तो ऐसे में एक व्यक्ति थे सर लुडविग गटमैन। तो इन्होंने क्या किया, इस विश्व युद्ध के पश्चात एक अस्पताल में 1948 में क्या किया था, विकलांगों की प्रतियोगिता आयोजन की
उसी प्रतियोगिता से जो कि सफल रहे थे, प्रेरित होकर 1960 में जो लुडिंग गटमा थे, इन्होंने 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और एक खेल आयोजन किया। इसी खेल को कहा गया था पैरालंपिक्स। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक जो संस्था है, ये 2 टाइम खेली जाती है, यानी कि 2 टाइम खेल खेलते हैं, एक तो समर में और एक विंटर में। ठीक है। पैरालंपिक खेल जो है इसका मुख्यालय है जर्मनी। कहां पर है? जर्मनी में, वान में। इसका जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो 3 रंगों का है, एक लाल रंग है, एक नीला है और एक हरा है। इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इजीली तरीके से कि पैरालंपिक्स खेलों का प्रारंभ या उद्भव कैसे हुआ। फिर इंग्लिश में पूछेगा कि राइट ब्रीफली अबाउट द ओरिजिन एंड ओरिजिन, की उद्भव और जो प्रारंभ है ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स। तो इसमें आप जो है वो इजीली इस आंसर को यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सा। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपका चैप्टर इजीली तरीके से समझ में आया है या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और भी मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।